जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 11 क्लासेस में। और मैं मानस मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। तो नहीं दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस के टॉप क्वेश्चंस जो आपके रेलवे के सभी एग्जाम में से पूछे जा चुके हैं। और ये सभी बुक यूनिक पब्लिकेशन की जो बुक है उससे लिए गए हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए या फिर रेलवे के एग्जाम में से पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पर पहला प्रश्न है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जा तथा इनकी पारस्परिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो भौतिकी कहते हैं। वे सभी पदार्थ जिन्हें इंद्रियों द्वारा महसूस किया जाता है तथा जिनमें द्रव्यमान और आयतन होता है, यानी मास होता है और वॉल्यूम होता है, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य। द्रव्य यानी जो हमारा मैटर होता है। और ऊर्जा के पारस्परिक परिवर्तनीय के सिद्धांत के प्रतिपादक वैज्ञानिक कौन थे? तो आइंस्टीन थे। ठीक है, उसके अलावा आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? तो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण आपको पता है इक्वल टू mc स्क्वायर होता है। आइंस्टीन के समीकरण इक्वल टू mc स्क्वायर के अनुसार पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ऊर्जा में मान क्या होता है? तो होता है 9 × 10⁻16 जूल। वैज्ञानिक ने द्रव की एक चौथी अवस्था भी स्वीकार की, उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा। द्रव की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं उसे ठोस कहते हैं। और द्रव की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है उसे द्रव कहते हैं। द्रव की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं उसे गैस कहते हैं। कांच किस प्रकार का ठोस है? तो दोस्तों अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच किस प्रकार का ठोस है दोस्तों? तो ये अक्रिस्टलीय है। सर्वाधिक आघातवर्धनी ठोस है तो सोना। सोना दोस्तों सर्वाधिक आघातवर्धनी ठोस है। अत्यधिक तन्यता वाले ठोस पदार्थ कौन कौन से हैं? जिनकी तन्यता अधिक होती है तो क्वार्ट्ज और प्लेटिनम है। सर्वाधिक भंगुर ठोस पदार्थ है तो ये टंगस्टन है। भारत में मीट्रिक पद्धति को किसने अपनाया था? तो 1957 ईस्वी में अपनाया गया था। सूक्ष्म जीवों का आकार मापा जाता है किसमें? माइक्रोन में। अति सूक्ष्म जीवों का आकार मापने का मात्रक क्या है? तो एंगस्ट्रॉम है। यानी जो अति सूक्ष्म जीव होते हैं उनको मापते किससे हैं? तो एंगस्ट्रॉम से मापते हैं। सूर्य व पृथ्वी के बीच की औसत दूरी मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो खगोलीय दूरी या खगोलीय इकाई कहते हैं। एक खगोलीय इकाई कितने मीटर के तुल्य है? यानी 1.5 × 10⁻11 मीटर के तुल्य है। ठीक है, एक खगोलीय तत्व जिसके परमाणुओं के द्रव्यमान के आधार पर किलोग्राम की आधुनिक परिभाषा दी गई है उसे क्या बोलते हैं? C12 यानी कार्बन 12। तत्व जिसके परमाणु के द्रव्यमान के आधार पर किलोग्राम की आधुनिक परिभाषा दी गई उसे कार्बन 12 कहते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता मापने का यंत्र क्या होता है? तो फोटोमीटर। पूछा जाता है दोस्तों कि फोटोमीटर का यूज किस लिए किया जाता है? तो ज्योति तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। कैंडेला का दूसरा क्या नाम है? तो इसको ल्यूमेन या फिर स्टेरेडियन भी बोलते हैं। पदार्थ की मात्रा की इकाई है तो इसको पदार्थ की मात्रा की इकाई मोल है। तल कोण का मात्रक क्या होता है? तो रेडियन होता है। घन कोण का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो स्टेरेडियन होता है। फैराडे किसका मात्रक है? तो विद्युत धारिता का है। विभवांतर की इकाई क्या है? यानी विभवांतर किससे विभवांतर? तो वोल्ट। ताप की इकाई क्या है दोस्तों? तो डिग्री सेल्सियस। प्रेरकत्व की व्यवहारिक इकाई क्या है दोस्तों? तो हेनरी है। प्रेरकत्व की व्यवहारिक इकाई दोस्तों क्या है? हेनरी है। ठीक है। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है दोस्तों? तो वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं? बार से। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है दोस्तों? डेसिबल में। डायोप्टर किसकी इकाई है? तो डायोप्टर होती है आपकी लेंस की क्षमता की। ठीक है, डायोप्टर किसकी होती है? लेंस की क्षमता की। P = W/T इसका फार्मूला भी होता है दोस्तों। ठीक, वे भौतिक राशियां अदिश राशियां किसे कहते हैं भाई? तो वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहते हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उसे सदिश राशियां कहते हैं। वह गति जिसमें कोई पिंड सीधी रेखा में गति करता है उसे स्थानांतरी गति कहते हैं। यानी वह पिंड जिसमें कोई सीधी रेखा में, यानी आपकी जैसे सीधी रेखा इसमें गति करता है दोस्तों, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो स्थानांतरी गति कहते हैं। स्थानांतरी गति को और किस नाम से जाना जाता है? इसको रेखीय गति बोलते हैं, लाइनियर गति। ठीक है, जब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूमता है तो ऐसी गति क्या कहलाती है? ठीक है, जब कोई पिंड किसी अक्ष, जैसे मान लीजिए एक्स अक्ष है, इसके जब परितः घूमता है चारों ओर तो उसे क्या बोलते हैं? घूर्णन गति बोलते हैं। ठीक है, जब कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करता है तो वह गति कहलाती है इसे कंपन या दोलन गति। जैसे मान लीजिए हमारे पास पेंडुलम है, ये एक पॉइंट है और यहाँ से पेंडुलम क्या करता है? बार बार ऐसे आपका आता जाता है। तो ये क्या कर रहा है दोस्तों? तो एक तरह से एक ही निश्चित बिंदु पर वो क्या कर रहा है? इधर उधर गति का, पहले इधर जाएगा फिर इधर जाएगा फिर इधर फिर इधर। ठीक है, तो ये हमारी कंपन या फिर दोलन गति कहते हैं इसको। ठीक है, उसके अलावा घड़ी के लोलक की गति का प्रकार है। तो घड़ी के लोलक की गति का प्रकार क्या है? कंपन या दोलन गति होती है। यानी घड़ी के लोलक में जो गति होती है वो कंपन या फिर दोलन गति होती है। ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना किसका उदाहरण है? तो घूर्णन गति का उदाहरण है। पृथ्वी से ऊपर की ओर सीधे फेंके गए गेंद की गति का आकार क्या होगा? लाइनियर होगा, यानी रेखीय गति होगी।
लाइनियर मोशन होगा। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहती है? पिंड की चाल। किसी पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी एवं यात्रा में लगे कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पिंड की औसत चाल। क्या कहते हैं? पिंड की औसत चाल। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है किसी वस्तु की अपेक्षा दूसरी वस्तु के वेग को क्या कहते हैं? तो सापेक्ष वेग कहते हैं। वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा 1 सेकंड में लगाया गया विस्थापन या किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? तो इसको कोणीय वेग कहते हैं। कह रहा वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा 1 सेकंड में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? कोणीय वेग। कोणीय वेग का संकेत क्या होता है? तो इस कोणीय वेग का संकेत क्या होता है? ओमेगा होता है। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है भाई? तो रेडियन पर सेकंड होता है। किसी पिंड के वेग में होने वाले परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो त्वरण कहलाती है, एक्सेलरेशन। वेग बढ़ने से त्वरण का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। वेग बढ़ने से त्वरण हमारा पॉजिटिव हो जाता है, जबकि वेग घटने से त्वरण हमारा निगेटिव हो जाता है। किसी पिंड के वेग में परिवर्तन का मान ऋणात्मक हो तो पिंड में उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं? तो मंदन कहते हैं। किसी पिंड में वेग में परिवर्तन का मान यानी वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, वेलोसिटी में जो चेंजमेंट हो रहा है, अगर वो आपका निगेटिव है तो पिंड में जो उत्पन्न हमारा एक्सेलरेशन होगा उसको क्या बोलते हैं? मंदन बोलते हैं। स्टेशन के समीप आती हुई गाड़ी में त्वरण उत्पन्न होता है या मंदन? तो ये मंदन होता है दोस्तों। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन गतिशील पिंड में उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं? तो गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइजैक न्यूटन ने गति के अपने 3 नियमों को प्रतिपादन जिस ग्रंथ में किया उसका क्या नाम है? प्रिंसिपिया। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। न्यूटन के गति विषयक न्यूटन का यानी प्रथम नियम क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग गुणनफल को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। दोस्तों इसका फार्मूला होता है P इक्वल टू m डॉट वी। m से आपका मास हो जाएगा, v से आपका वेलोसिटी हो जाएगा। m मास यानी द्रव्यमान और वेलोसिटी यानी वेग। इन्हीं के गुणनफल को क्या बोलते हैं दोस्तों? संवेग बोलते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है बल और समयांतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो बल और समयांतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। किसी पिंड के संदर्भ में वह बिंदु जिस पर उस पिंड का संपूर्ण भार स्थित माना जाता है उसे क्या बोलते हैं? गुरुत्व केंद्र, क्योंकि सारा फोर्स एक ही पॉइंट पर लगता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है वह क्या कहलाता है? तो ये वस्तु का भार। चंद्रमा पर किसी पिंड के भार और द्रव्यमान में से क्या अपवर्तित रहता है? तो उसका मास यानी द्रव्यमान अपवर्तित रहता है। वृत्ताकार पथ पर किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी और वृत्त की त्रिज्या के अनुपात को क्या कहते हैं? वृत्ताकार पथ पर किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी और वृत्त की त्रिज्या के अनुपात को कोणीय विस्थापन कहते हैं। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। वृत्ताकार पथ पर चलने वाले कण में केंद्र की दिशा में उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं? तो अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। अभिकेंद्रीय त्वरण बल बराबर होता है किसके? द्रव्यमान इंटू वेग स्क्वायर पर त्रिज्या। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों बल आघूर्ण का मात्रक आपका न्यूटन मीटर होता है। जब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूमता है तो उसको क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। दोस्तों पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं। जब किसी पिंड पर लगा हुआ कोई बल उसे किसी अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करता है, जैसे कोई मान लीजिए यहाँ पर पिंड है और उस पर लगने वाला बल उसके परितः घुमाने का प्रयास करता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसका बल आघूर्ण बोलते हैं। घूर्णन गति करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितने कोण से घूमता है उसे उसका कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग और उसकी त्रिज्या के गुणनफल को क्या कहते हैं भाई? कोणीय वेग और उसकी त्रिज्या के गुणनफल को रेखीय वेग यानी लाइनियर वेलोसिटी बोलते हैं। किसी वस्तु के वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल। किसी बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो किस बल के कारण, ये पूछा गया क्वेश्चन है, किस बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो अभिकेंद्रीय बल है। वृत्तीय मार्ग पर चलते हुए किसी वस्तु पर परिध की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल कहते हैं। दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन में कौन सा बल कार्य करता है? तो अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। अगला प्रश्न है बाह्य बल जो किसी पिंड को अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करता है उसको क्या बोलते हैं? तो बल आघूर्ण बोलते हैं। किसी कारण वस्तु के विरामावस्था अथवा गतिमान की अवस्था को बाह्य बल से बदला जाता है उसे जड़त्व का कारण। सर्कस में एक झूले से दूसरे झूले पर जाना किसका उदाहरण है? तो जड़त्व आघूर्ण का उदाहरण है। बर्फ पर स्केटिंग करना, देखे होंगे बर्फ पर स्केटिंग करते हैं लोग, तो किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये भी जड़त्व आघूर्ण का उदाहरण है। एसआई पद्धति में जड़त्व आघूर्ण का मात्रक किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है। किसी भी पिंड अपने जिस गुण के कारण किसी स्थिति को बनाए रखना चाहता है उसे जड़त्व कहते हैं। ठीक है, किसी पिंड के जड़त्व की माप क्या होती है? पिंड का द्रव्यमान होती है। सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण में उत्पन्न त्वरण की दिशा होती है विस्थापन के विपरीत दिशा में। सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण के विस्थापन और त्वरण से संबंध होता है तो ये अनुक्रमानुपाती होता है। कैसा होता है भाई? अनुक्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड के अधिकतम विस्थापन को उसका आयाम कहते हैं।
वह समय जिसमें कोई पिंड एक दोलन पूरा कर लेता है, वह समय जिसमें कोई एक पिंड एक दोलन पूरा कर लेता है उसका आवर्तकाल कहलाता है, यानी टाइम पीरियड कहलाता है। एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध? दोनों एक दूसरे के विपरीत क्रमानुपाती होते हैं। किस बल के कारण पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर खींचती है? तो गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के अधीन गतिशील किसी पिंड के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? तो इसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान वही 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वस्तु की कौन सी भौतिक राशि परिवर्तित होती है? तो भार। वस्तु की कौन सी भौतिक राशि परिवर्तित नहीं होती है? तो द्रव्यमान। यानी भार आपका परिवर्तित हो सकता है मगर उसका द्रव्यमान आपका परिवर्तित नहीं हो सकता है। वह वैज्ञानिक जिसने बताया कि विश्व में प्रत्येक पदार्थ का कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो न्यूटन ने बताया। गुरुत्वाकर्षण यानी कैपिटल जी का जो मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर या किलोग्राम स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय बल की प्रकृति सदैव कैसी होती है? आकर्षण की होती है, यानी उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। वह आकर्षण बल जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्व कहते हैं। पृथ्वी तल की वह स्थिति जहां स्मॉल जी का मान सर्वाधिक होता है, तो ध्रुवों पर स्मॉल जी का मान सर्वाधिक होता है और भूमध्य रेखा पर स्मॉल जी का मान सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है। और स्मॉल जी पर 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर इसका प्रमाणिक मान भी लिया गया है। सामान्यतः पृथ्वी से फेंके गए प्रक्षेप के मार्ग का आकार कैसा होता है? परवलय आकार होता है। तो इस तरह से दोस्तों होता है आपका परवलय आकार होता है आपका ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से आप फेंकेंगे तो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये परवलयाकार होता है। अत्यधिक ऊंचाई पर फेंके गए प्रक्षेप के मार्ग का पथ दीर्घवृत्ताकार होता है। किसी ग्रह अथवा उपग्रह पर वायुमंडल की उपस्थिति उसके गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करती है। दोस्तों सभी वन लाइनर क्वेश्चन है और सभी यूनिक क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे और लगभग आए हुए भी हैं। वह बल जिससे पृथ्वी किसी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे पिंड का भार कहते हैं। किसी वस्तु के संदर्भ में वह बिंदु जहां वस्तु का समस्त भार स्थिर माना जा सकता है। किसी वस्तु के संदर्भ में वह बिंदु जहां वस्तु का समस्त भार स्थिर होता है वो गुरुत्व केंद्र होता है। यहाँ लगभग सभी भार स्थिर होता है। वह बिंदु जहां ठोस ज्यामितीय पिंडों का गुरुत्व केंद्र स्थित होता है वो कहलाता है पिंडों का ज्यामितीय केंद्र। वैज्ञानिक कार्यों में प्रयुक्त तुला है भौतिक तुला। भौतिक तुला का कार्य क्या होता है? यह आघूर्ण के सिद्धांत पर आधारित है। किसी कार्य की माप किन घटकों से होती है? बल एवं बल की दिशा में विस्थापन से। बल एवं बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो कार्य कहते हैं, ठीक है। W इक्वल टू फार्मूला इसको होता है, सॉरी F इक्वल टू ma भी होता है इसका फार्मूला, ठीक है। एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है? तो एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य किस प्रकार की राशि है? तो यह अदिश राशि है। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? जूल, क्योंकि ऊर्जा किससे मिलती है? कार्य करने से, और कार्य का मात्रक भी जूल होता है। किसी वस्तु में कार्य करने की वह क्षमता जो वस्तु में उसकी गतिज के कारण होती है उसे गतिज ऊर्जा बोलते हैं। और गतिज ऊर्जा होता है हमारा K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा का, ठीक है। किसी स्थिर अक्ष के परिता घूमने वाले पिंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? घूर्णन गतिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा विकृत अवस्था के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। दबी हुई या खिंची हुई स्प्रिंग पृथ्वी से किसी ऊंचाई पर रखी वस्तु आदि में ऊर्जा कौन सी होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। यानी दबी हुई या खिंची स्प्रिंग में या फिर पृथ्वी से किसी ऊंचाई पर रखी वस्तु आदि में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है आपकी। जब दो पिंड आपस में टकराते हैं, जब दो पिंड आपस में टकराते हैं तो विज्ञान की भाषा में उसे क्या कहते हैं? तो संघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघटन कहते हैं। 1 ग्राम द्रव्यमान को पूर्ण रूप से ऊर्जा में बदलने पर ऊर्जा की मात्रा प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम द्रव्यमान को पूर्ण रूप से ऊर्जा में बदलने पर 9 × 10⁻13 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण का परमाणु सर्वप्रथम व्यवहारिक उपयोग किस प्रक्रम में किया गया? तो परमाणु बम के निर्माण में किया गया। पेड़ पौधों में सौर ऊर्जा ऊर्जा के किस रूप में संग्रहित होते हैं? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में। किसी मशीन अथवा कारक द्वारा कार्य करने की शक्ति को क्या कहते हैं? तो शक्ति अथवा सामर्थ्य। शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड होता है। शक्ति का एक अन्य मात्रक जिसका मान 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है उसे 1 वाट कहते हैं। अश्व शक्ति किसका मात्रक होता है? तो शक्ति का होता है। एक अश्व शक्ति में बताइए, आप लोग कमेंट करिए कितने वाट होते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट करिए। 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं? तो 10⁻6 वाट होते हैं। 1 मेगावाट में कितने किलोवाट होते हैं? तो 10⁻3 किलोवाट होते हैं। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। एज इट इज दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बल और औसत वेग का गुणनफल कहलाता है शक्ति। गतिज ऊर्जा सदैव होती है धनात्मक। गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या कहलाता है? तो जूल, क्योंकि ऊर्जा ही तो है। नाभिकीय ऊर्जा होती है, इस नाभिकीय ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोग से किस प्रकार का ऊर्जा परिवर्तन होता है? तो उष्मा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब। जैसे कोई एक जगह है और इस पर जब कोई फोर्स लग रहा है, मान लीजिए यहाँ पे, तो उसको क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं। दाब का जो फार्मूला होता है वो बल बटे क्षेत्रफल होता है। दाब और क्षेत्रफल के बीच में क्या संबंध होता है? तो दाब और क्षेत्रफल ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल पर वायुमंडलीय दाब का मान होता है 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर्वप्रथम वायुमंडलीय दाब की गणना किसके द्वारा की गई थी? तो ग्यूरिक के द्वारा। साधारण दाब पर पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वायुमंडलीय दाब को किस इकाई में मापा जाता है? तो बार या मिली बार में मापते हैं। एक वायुमंडलीय दाब में होते हैं 1013 मिली बार। एक बार में कितने पास्कल होते हैं? तो 10⁵ पास्कल। एक मिली बार में कितने पास्कल होते हैं? तो 10⁵ पास्कल। द्रव दाब मापने हेतु प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं तो मैनोमीटर। मैनोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो द्रव स्तंभ के संतुलन के सिद्धांत पर। द्रव स्तंभ के संतुलन के सिद्धांत पर यह वर्क करता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किसी द्रव के पृष्ठ पर लगाया गया दाब समान रूप से सभी दिशाओं में संचरित होता है, यह कथन किसके अनुसार है? तो पास्कल के नियमानुसार है। किसी द्रव के पृष्ठ पर लगाया गया दाब समान रूप से सभी दिशाओं में संचरित होता है। जैसे यहाँ पे हम अगर दाब लगा रहे हैं तो समान रूप से सभी दिशाओं में यह संचरित हो जाएगा। हाइड्रोलिक प्रेस अतः हाइड्रोलिक लिफ्ट किस नियम पर कार्य करती है? तो पास्कल के नियम पर। किस बल के कारण द्रव में डूबी हुई कोई वस्तु हल्की प्रतीत होती है? वस्तु हल्की प्रतीत होती है तो उत्प्लावन बल के कारण। कौन सा? उत्प्लावन बल के कारण। लगभग दोस्तों इसमें हमने 100 के ऊपर भी क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, लगभग 150 क्वेश्चन कवर किया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बाकी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। जय हिंद।